हाँ देखो, सेक्शन 26 अपन डिस्कस कर चुके हैं कल। सेक्शन 26 क्या था कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शादी करने से रोकता है तो उनके बीच में हुआ एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो होगा। शादी करने से आप किसी को नहीं रोक सकते, ठीक है। उसके बाद उसका एक्सेप्शन क्या था कि अगर कोई व्यक्ति माइनर है, वो शादी कर रहा है, या कोई व्यक्ति माइनर से शादी कर रहा है, उस केस में अगर आप उसको रोक रहे हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप रोक सकते हो, ठीक है। तो दो पॉइंट पढ़े थे पहले सेक्शन 26 के अंदर। एक तो जो मेन पॉइंट है जिसके हिसाब से किसी को शादी करने से रोकना वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है, आप नहीं रोक सकते। और उसका एक्सेप्शन क्या पढ़ा था अपन ने, माइनर। माइनर से अगर कोई शादी कर रहा है और आप इसलिए उसको रोक रहे हो कि माइनर से शादी ना करे हो, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेक्शन 27 देखो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसको समझ लेते हैं। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। किसी को व्यापार करने से अगर आप रोक रहे हो, बिजनेस करने से, प्रोफेशन करने से, सर्विस देने से, तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता, इनवैलिड होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, ए प्रॉमिस टू पे ₹2 lakh to Mr. B. If Mr. B does not open shop in competition of A. ए ने प्रॉमिस किया बी को मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मेरे कंपटीशन में शॉप नहीं खोलते। तो ए बी को क्या कर रहा है, बिजनेस करने से रोक रहा है, ठीक है। यहां पर ये एग्रीमेंट क्या है, दिस इज ए वॉइड एग्रीमेंट, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। अब मान लो अगर बी ने ए को बोला हाँ ठीक है मैं नहीं करूंगा, और ए से 2 लाख रुपए ले लिए, और फिर बी ने एक कॉम्पिटिशन में शॉप खोल ली, तो क्या ए बी के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है? नहीं, क्योंकि कैसा एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। तो रिस्ट्रेंट इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरीके का लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड या ऑक्यूपेशन करने से रोकता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लॉफुल, कानूनी रूप से जो सही तरीके के बिजनेस, सर्विस, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, इनमें से कुछ भी करने से रोकता है, तो जो व्यक्ति रोक रहा है वो और जो रुक रहा है वो, उनके बीच में किया गया एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर है। तो अगर आप किसी को लॉफुल बिजनेस या प्रोफेशन करने से रोक रहे हो, तो आपको उस व्यक्ति के बीच का एग्रीमेंट क्या होगा, इनवैलिड होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है एक्सेप्शंस। इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है सर्विस एग्रीमेंट, दूसरा एक्सेप्शन है पार्टनरशिप, और तीसरा है गुडविल। देयर आर 3 एक्सेप्शंस। सर्विस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एग्रीमेंट। अगर इसको अपन थोड़ा आसान भाषा में समझे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एग्रीमेंट, इसको डिफाइन करते हैं क्या मतलब है इसका। मान लो मैं किसी चीज की बिजनेस कर रहा हूँ या मैं किसी चीज का प्रोफेशन कर रहा हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप मेरे यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए थे, आप मेरे यहाँ पर जॉब करने आए थे। जॉब में आपको मैं काम सिखाऊंगा क्या क्या होता है, तो मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। क्या एग्रीमेंट किया मैंने, कि जब भी आप मेरे यहाँ से नौकरी छोड़कर जाओगे ना, ठीक है, जब भी आप मेरे यहाँ से नौकरी छोड़कर जाओगे तो मेरे कंपटीशन में आप प्रैक्टिस ओपन नहीं कर सकते। अगर आपके और मेरे बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है ना, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अभी अपन ने बोला था कि कोई किसी को बिजनेस या प्रोफेशन करने से नहीं रोक सकता, रोकता है तो वो इनवैलिड होता है, लेकिन यहाँ पर रोक सकते हैं। मैं आपको नौकरी पर रख रहा हूँ, आपको काम सिखा रहा हूँ, आपको सब चीजें बता रहा हूँ जो एक बिजनेस में या एक प्रोफेशन में पता होनी चाहिए। अब आप उस चीज का एडवांटेज लेके मेरे खिलाफ काम करने लग जाओ, तो मैं कोई किसी को क्यों सिखाएगा फिर, समझ गए क्या। इसीलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में ये अलाउड होता है कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट करता है कि एम्प्लॉय नौकरी छोड़ने के बाद कुछ वक्त के लिए एम्प्लॉयर के कंपटीशन में काम नहीं कर सकता, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होती है,
स्पेसिफाइड एरिया होना चाहिए और स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए। स्पेसिफाइड एरिया स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सामने वाले को जिंदगी भर काम करने से रोक लो। मैं अगर आपको रोक रहा हूं तो मैं 2 साल 3 साल के पीरियड के लिए रोक सकता हूँ, और ऐसे नहीं बोल सकता कि पूरे इंडिया में कहीं प्रैक्टिस मत करो आप, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसको जो नॉलेज मिली एम्प्लॉय को उसका क्या फायदा फिर? 3-4 साल अगर वो पूरे इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसको तो नॉलेज ही खत्म हो जाएगी, या फिर उतना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अपनी नॉलेज का वो जितना पहले कर सकता था। तो आपका एरिया स्पेसिफाइड होना चाहिए। जैसे शेखावाटी में आप कंपटीशन में प्रैक्टिस नहीं करोगे, झुंझुनू में कंपटीशन में प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझ गए? स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए। 2 साल के लिए आप नहीं कर सकते, 3 साल के लिए आप नहीं कर सकते, 5 साल के लिए आप नहीं कर सकते, बस मैक्सिमम 3-4 साल होते हैं, 5 साल भी ज्यादा हो गए, ठीक है? क्लियर? तो स्पेसिफाइड एरिया के लिए स्पेसिफाइड पीरियड में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नौकरी देखते वक्त उसके साथ एग्रीमेंट करता है कि नौकरी छोड़ने के बाद एम्प्लॉय 2-3 साल के लिए उस एरिया में जहां पर एम्प्लॉयर बिजनेस कर रहा है वहां पर सेम कंपटीशन बिजनेस नहीं करेगा, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन ये चीज याद रखना, स्पेसिफाइड एरिया स्पेसिफाइड पीरियड, जिंदगी भर नहीं कर सकता, पूरी दुनिया में नहीं कर सकता, पूरे इंडिया में नहीं कर सकता, ये सब कंडीशंस अप्लाई नहीं होगी। अगर ऐसा लिख रखा है तो फिर वो कर सकता है, समझ गए? जैसे आपको मैंने नौकरी में रखा, मैंने बोला पूरे इंडिया में जिंदगी भर बिजनेस मत करना, अगर मेरे यहाँ नौकरी करनी, आपने बोला ठीक है, आपने एग्री कर लिया, फिर भी एग्रीमेंट क्या है? वोट एग्रीमेंट, क्योंकि स्पेसिफाइड एरिया स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है। क्लियर? दूसरा पार्टनरशिप, अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर है उस दौरान किसी भी तरीके के पार्टनर को किसी भी तरीके का बिजनेस करने से रोका जाता है या कंपटीशन में बिजनेस करने से रोका जाता है तो वो वैलिड कहलाएगा। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला गया, रिटायरमेंट ले ली, जैसे जैसे अपन सब पार्टनरशिप थे, अपन में से मान लो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, ये रिटायरमेंट लेकर जा रहे हैं पार्टनरशिप छोड़कर, तो पार्टनरशिप फर्म और इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो सकता है। क्या एग्रीमेंट? कि एक स्पेसिफाइड एरिया में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म के कंपटीशन में काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा एग्रीमेंट पार्टनरशिप फर्म के बचे हुए पार्टनर्स और जाने वाला पार्टनर आपस में करते हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, गलत नहीं। लेकिन इसमें भी क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड एरिया स्पेसिफाइड पीरियड, तीनों में ये चीज आएगी। देखना, आप जिंदगी भर हर जगह काम करने से किसी को नहीं रोक सकते, ऐसे तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएगा कोई। स्पेसिफाइड पीरियड ले लो, स्पेसिफाइड एरिया ले लो, उसमें आप बिजनेस करने से रोक सकते हो। ठीक है? जैसे अपने पार्टनरशिप फर्म का काम शेखावाटी में फैला हुआ है, ठीक है, आपने सब में से एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है, उसके और बाकी बचे हुए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि वो शेखावाटी एरिया में 3 साल के लिए सेम कंपटीशन में बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर अपन इसको आजीवन करके, ठीक है, टिल इज लाइफ, तब तो पॉसिबल नहीं है, वो वॉइड हो जाएगा। समझ गए क्या? तो एरिया और पीरियड क्या होने चाहिए? स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड का मतलब लिमिटेड एरिया होना चाहिए, लिमिटेड पीरियड होना चाहिए। क्लियर? लास्ट है गुडविल। देखो गुडविल क्या होती है, जैसे आपने फ्रेंचाइजी वर्ड सुना होगा कि अपन उसकी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, ठीक है? तो गुडविल या फ्रेंचाइजी के केस में चीज अप्लाई होती है, फ्रेंचाइज। अगर आप किसी चीज की फ्रेंचाइजी लेते हो या किसी चीज की गुडविल आप खरीदते हो, गुडविल खरीदने का मतलब जैसे सियाराम का नाम सुना है आपने? सियाराम, सियाराम एक कपड़े की ब्रांड है, मैं बताता हूँ क्या है। सियाराम एक कपड़े की ब्रांड है, ठीक है? उसका जो कपड़ा है ना, उसके राइट्स मिलते हैं कि आप बेच सकते हो, आप बेच सकते हो, जिसके पास राइट होगा उसी को सियाराम वाले अपने माल देंगे और वही बेच सकता है, उस माल को उसको वही बेच सकता है। तो जो सियाराम वाला है ना, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं है, लेकिन अगर करे तो मैं बताता हूँ क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी झुंझुनू में सियाराम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो अब झुंझुनू के एरिया में सियाराम का माल सिर्फ कौन बेच सकता है? आप। ना तो सियाराम वाला खुद बेच सकता है, ना सियाराम वाला किसी और को बेचने के लिए दे सकता है। अगर कोई और बेचता है लाकर कहीं और से, तो आप तुरंत उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। वही स्पेसिफाइड एरिया में सेम पॉइंट है, स्पेसिफाइड पीरियड 2-3 साल 5 साल, ठीक है? एरिया जैसे शेखावाटी हो गया, झुंझुनू हो गया, जयपुर हो गया, ऐसे एरिया स्पेसिफाइड हो गए, ठीक है? डीलरशिप जैसा भी होता है कि डीलरशिप किसके पास है आती, वैसी वाली चीज है। अब आप क्यों ऐसा अलाउ करते हो ये समझना कि अगर आपने किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट करके उसकी गुडविल की वैल्यू लेने के लिए आपने कोई चीज खरीदी, जैसे सियाराम का कपड़ा आसानी से बिक जाता है क्योंकि वो ब्रांड है, तो ब्रांड का फायदा लेने के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए ना, तो एक्स्ट्रा पैसे देने के बदले आप इतना बेनिफिट ले सकते हो कि उस एरिया में सिर्फ आप ही बेचो जिस एरिया में आपने वो एक्स्ट्रा पैसे दिए ब्रांड के नाम के, तो इसीलिए अलाउड है। क्लियर है? तो तीनों एग्रीमेंट,
चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट हो, अगर एम्प्लॉयर के यहाँ पर नौकरी करने आए हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद स्पेसिफाइड एरिया में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एम्प्लॉय सेम कॉम्पिटिशन में बिजनेस नहीं करेगा एम्प्लॉयर में। ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप हम छोड़कर जाता है तो बचे हुए पार्टनर्स के साथ रिटायरमेंट के वक्त उससे पहले ये एग्रीमेंट कर सकता है कि वो स्पेसिफाइड एरिया में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए पार्टनरशिप के कंपटीशन में काम नहीं करेगा। तीसरा, अगर कोई भी पर्सन किसी चीज की ब्रांड खरीदता है या गुडविल खरीदता है या फ्रेंचाइजी खरीदता है, डीलरशिप लेता है, तो डीलरशिप लेने वाले व्यक्ति और कंपनी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि स्पेसिफाइड एरिया में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए सिर्फ वही गुड्स बेच सकता है, ना तो कंपनी खुद बेच सकती है, ना ही कंपनी किसी और को बेचने का राइट दे सकती है। ठीक है। लेकिन तीनों में कंडीशन कॉमन है, ये देखो, स्पेसिफाइड एरिया स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड स्पेसिफाइड एरिया, स्पेसिफाइड एरिया स्पेसिफाइड पीरियड, ये याद रखना। आजीवन नहीं हो सकता, पूरे भारत में नहीं बेच सकते, पूरी दुनिया में नहीं बेच सकते, तो क्या मार्स पे थोड़ी चले जाए बेचने के लिए? पूरे वर्ल्ड में तो आप नहीं बेच सकते। चाहो तो चांद पर जाकर बेच लो, चाहो तो मंगल पर जाकर बेचिए, दुनिया में तो नहीं बेचेंगे, ऐसे नहीं होगा। समझ गए क्या? स्पेसिफाइड एरिया या स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब होता है लिमिटेड एरिया लिमिटेड एरिया। क्लियर? समझ गए? ये सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 बोलता है एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या ट्रेड करने से रोकता है तो रोकने वाले व्यक्ति और रुकने वाले व्यक्ति के बीच किया गया एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा, इनवैलिड होगा पहले दिन से। ठीक है। दूसरा, इसके कुछ एक्सेप्शंस है क्या जिसमें ऐसा अलाउड भी हो सकता है? यस, देयर आर 3 एक्सेप्शंस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट, इसको सर्विस एग्रीमेंट के नाम से बोला जा सकता है। पार्टनरशिप और गुडविल, फ्रेंचाइजी, डीलरशिप या ब्रांड वैल्यू, जो भी आप खरीदते हो, इन तीनों केसेस में स्पेसिफाइड एरिया के लिए स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान आप दूसरे व्यक्ति को बिजनेस करने से रोक सकते हो, लेकिन एरिया एंड पीरियड शुड बी स्पेसिफाइड। और स्पेसिफाइड का मतलब क्या है? यहाँ पर लिमिट है। ठीक है? क्लियर? किसी को कुछ भी डाउट सेक्शन 27 में? नहीं समझ में आ गया? कल सेक्शन 26 समझ में आ गया था ना कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर शादी करने से रोक रहा है तो वह अवैध एग्रीमेंट है, वो इनवैलिड एग्रीमेंट है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति किसी माइनर से कोई शादी कर रहा है, उसको रोक रहा है कि माइनर से क्यों शादी कर रहा है और पैसे दे रहा है बदले में, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर? अब लास्ट है सेक्शन 28। ये कौन सा था? सेक्शन 27। लास्ट है सेक्शन 28, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद जो भी पॉइंट्स पहले की यूनिट में बचे हैं ना वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले की यूनिट अपने मेरे हिसाब से जितना मुझे भी पढ़ाना है उतने हिसाब से पूरी हो चुकी है इस पॉइंट के बाद। सेक्शन 28, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कानूनी कार्यवाही। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने से रोक रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, और वो क्या होगा? इनवैलिड, वॉइड एब इनिशियो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आई promised you to provide certain goods for rupees 1,50,000, but you don't have any right of legal proceeding against me. आपको मेरे खिलाफ कोई भी लीगल राइट नहीं है। किस चीज का लीगल राइट नहीं है? कि कल को अगर मैंने गुड्स खराब दे दिए, लेट दे दिए नहीं टाइम से, बताया कुछ और था, दे दिया कुछ और, तो फिर उस केस में आप मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। आपकी लीगल प्रोसीडिंग मैंने क्या कर दी है? रिस्ट्रिक्टेड, डोंट हैव एनी लीगल राइट्स। तो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है? वॉइड एब इनिशियो, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एक व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी दूसरे व्यक्ति को अपने खिलाफ या दोनों व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ लीगल राइट नहीं ले सकते, कानूनी रूप से एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वॉइड एब इनिशियो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ या दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लीगल राइट लेने से बाइंड नहीं कर सकती। वो तो अधिकार है, ठीक है। उस अधिकार को अगर आप वंचित कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर उस अधिकार को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर,
तो वह कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वॉइड एब इनिशियो। वो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट है। क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट इसमें? अब इसमें एक चीज देखो, एक पॉइंट और है, इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है वो समझना। देयर इज एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन क्या है वो समझना। इफ both the parties to contract instead of stopping each other from legal proceedings decides to solve any dispute in different manner, like arbitration. It will be considered as valid contract. मतलब अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक नहीं रहा, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते, ना ही आप मुझे बोल रहे हो। दोनों अपन एक दूसरे को कानूनी कार्यवाही करने से नहीं रोक रहे अगर अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अपन ये डिसाइड कर रहे हैं कि कल को अगर अपने बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा हो गया, तो अपन कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, अपन किसी और तरीके से उसको सोल्यूशन करेंगे। जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है, पता है, तो आप गांव का कोई दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, अब उस झगड़े को, उस लड़ाई को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी आप मानना चाहो, उसे सॉल्व करने के लिए आप कोर्ट के पास नहीं गए, आप ग्राम पंचायत के पास चलेंगे। बोले ग्राम पंचायत का जो डिसीजन होगा वो मान लेंगे। तो ग्राम पंचायत क्या हुई वहां पर, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस होती है और जो व्यक्ति किसी दो लोगों के मसले को सुलझाता है उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। तो ग्राम पंचायत इज लाइक आर्बिट्रेटर, जो गांव में होने वाले डिस्प्यूट, गांव में होने वाली लड़ाइयों को सॉल्व करने का काम करती है। तो यहाँ पर आपने मना थोड़ी किया है कि आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, आपने बस उसका तरीका डिसाइड किया कि हम करेंगे कैसे। ठीक है, हालांकि ग्राम पंचायत के फैसले से अगर कोई खुश नहीं होता तो ऐसा नहीं कि वो उसको कुछ राइट नहीं है, वो फिर भी कोर्ट में जा सकता है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर आप एक दूसरे के लीगल प्रोसीडिंग करने के राइट को खत्म नहीं कर रहे, आप बस उसको एक सर्टेन वे में एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे अगर कल को आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कुछ भी झगड़ा हुआ, तो अपन ये नहीं बोल रहे कि एक दूसरे के खिलाफ केस ही नहीं कर सकते। अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर अपने बीच में डिस्प्यूट हुआ तो अपन कोर्ट में जाने की जगह इस व्यक्ति से बात कर लेंगे, या इसके पास चले जाएंगे, या इससे सॉल्यूशन करवा लेंगे। समझ गए? दिस इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? यहाँ पर मना थोड़ी किया कि कोर्ट में नहीं जा सकते, यहाँ पर बस तरीका डिसाइड किया है कि अपन सुलझाएंगे कैसे मामला। क्लियर? गांव के अंदर लोग ग्राम पंचायत से फैसला करवाते हैं, तो वो कोई इलीगल थोड़ी ना है, वो उनकी चॉइस है भाई। अगर आज आपके और मेरी लड़ाई हो गई और अपन नितिन सर को बोलते हैं कि हमारे बीच की लड़ाई, आप बताओ क्या करना चाहिए, और वो बता रहे हो अपन दोनों मानने के लिए तैयार है, तो कोर्ट को क्या आपत्ति होगी इससे, ये बताओ। कोई मैटर अगर कोर्ट के बाहर दो लोग मिलकर सुलझा रहे हैं किसी तीसरे की मदद से, तो कोर्ट उसको इनवैलिड बताएगा क्या? नहीं ना, वो तो सही है, बढ़िया, बल्कि कोर्ट का काम कम होगा। क्लियर है ना? तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एक दूसरे के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग ही नहीं कर सकते और लीगल प्रोसीडिंग करने का तरीका डिसाइड करना, दोनों बातें अलग अलग है। लीगल प्रोसीडिंग ही नहीं कर सकते तब तो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। लेकिन अगर लीगल प्रोसीडिंग करने का तरीका डिसाइड किया है तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, वो डिसाइडिंग द वे ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, तो वो वैलिड माना जाएगा। क्लियर? सेक्शन 26, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शादी करने से रोकता है तो वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, वॉइड एब इनिशियो है, इनवैलिड है। लेकिन अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को माइनर से शादी करने से रोक रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्सेप्शन होगी इसका। सेक्शन 27, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरीके का लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन या ट्रेड करने से रोक रहा है तो वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, इनवैलिड है, वॉइड एब इनिशियो है। क्लियर? लेकिन
अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड पीरियड के लिए स्पेसिफाइड एरिया में कंपटीशन में बिजनेस करने से रोकता है, ट्रेड करने से रोकता है या प्रोफेशन करने से रोकता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एरिया एंड पीरियड शुड बी लिमिटेड स्पेसिफाइड। ठीक है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति, इसका एक्सेप्शन बताऊं सेक्शन 27 का, दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक व्यक्ति पार्टनरशिप में, और वो पार्टनरशिप में रहने के दौरान या पार्टनरशिप छोड़ने के दौरान पार्टनरशिप कंपटीशन में बिजनेस करने से रोका जा रहा है बाकी पार्टनर्स के द्वारा, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, लेकिन एरिया एंड पीरियड शुड बी स्पेसिफाइड। तीसरा, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से गुडविल खरीद रहा है, ब्रांड वैल्यू खरीद रहा है या फ्रेंचाइजी दे रहा है, डीलरशिप ले रहा है, और वो और जो डीलरशिप दे रहा है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि स्पेसिफाइड एरिया में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए गुडविल खरीदने वाले व्यक्ति के अलावा डीलरशिप देने वाला व्यक्ति खुद या उसके अलावा कोई और व्यक्ति उसको नहीं बेच सकता, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन एरिया एंड पीरियड इन ऑल दीस थ्री सिचुएशंस शुड बी लिमिटेड, शुड बी स्पेसिफाइड। ठीक है, क्लियर। सेक्शन 26, 27, 28, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहा है, या तो दोनों पार्टी लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकती है, दोनों में से एक नहीं कर सकता, तो वो वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा। लेकिन आप लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकने की जगह लीगल प्रोसीडिंग कैसे करेंगे वो डिसाइड कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड। क्लियर है क्या? एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस थ्री सेक्शंस 26, 27, 28? क्लियर है? यहाँ पर आके आपकी यूनिट नंबर 3 जो जो टॉपिक्स मैंने छुड़वा रखे हैं उनके अलावा बाकी पूरी होती है जहां तक इसमें पढ़ाना है। अभी यूनिट नंबर 4 अपन बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूँ कि एग्जाम्स में क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है, हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन। हां बोलिए। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी है, जैसे मेरे यहाँ पर पढ़ाना जिम्मेदारी है, लेकिन मैं बच्चों को यहाँ पर तो ढंग से पढ़ा नहीं रहा, मैं उनको बोल रहा हूँ अगर अच्छे से पढ़ना है तो कोचिंग पर आ जाओ, मेरे घर पे पढ़ा दूंगा, तो मैं यहाँ पर भी पैसे ले रहा हूँ, यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर रहा, और घर पे बुलाकर आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, वहां पर आपसे अलग से फीस ले रहा हूँ। ये क्या है, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो मैंने मेरे यहाँ पर किसी व्यक्ति को गुड्स बेचने के लिए अपॉइंट करा था, नौकरी पर रखा था, उसकी जिम्मेदारी क्या है, गुड्स मेरे हिसाब से बेचे, लेकिन जो कस्टमर है ना उनसे वो पैसे लेकर उनको फायदा देने की कोशिश कर रहा है मेरे से, तो ये क्या है, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। डॉक्टर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी ड्यूटी होती है कि वो जो भी दवाइयां लिखे, जो भी ट्रीटमेंट दे, वो किसके हिसाब से दे, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दे, लेकिन वो एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनसे पैसे लेकर महंगी दवाइयां लिख रहे हैं, उनसे पैसे लेकर के केवल उनकी दवाइयां लिख रहे हैं, तो ये क्या है, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। क्लियर? बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे इसके। तो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी है कोई, वो जिम्मेदारी के अगेंस्ट आपने कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया। अब अगर आप कोई इंटरेस्ट ले रहे हो, वो फायदा ले रहे हो, तो आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहे, और जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है आपको, तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए। क्लियर? समझ गए? और कोई डाउट किसी नहीं? आंसर कैसे करना है क्वेश्चन का, उसके लिए YouTube पर वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक है ना, हाउ टू राइट एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो होते हैं थ्योरी क्वेश्चंस। थ्योरी क्वेश्चंस का मतलब तो जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकली कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे पूछ लिया कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस बताओ, या फिर आपसे पूछ लिया कि वैलिडिटी के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं समझाओ, या फिर आपसे पूछ लिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, कोई भी 5 पॉइंट समझाओ। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए। इनके आंसर आपको बुक में जितनी क्लोज लिख सकते हैं ना, बुक में जो लैंग्वेज लिख रखी है उतना क्लोज लिख सकते हो, उतनी अच्छी चांसेस है नंबर मिलने की। सेक्शंस वगैरह मेंशन करना जरूरी है, सब सेक्शंस अगर किसी के तो वो मेंशन करना जरूरी है। जैसे अपने 19 ए पढ़ा था एक सेक्शन, याद है क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एग्रीड पार्टी को क्या राइट होगा, वो 19 ए में था। तो आपको ये याद रहना चाहिए, ये याद रहेंगे ना, और आप मेंशन करोगे तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि आपने तुक्का नहीं मारा, आपने पढ़ा है। ठीक है? दूसरे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आपको कैलकुलेटर लेकर जाना पड़ेगा या फिर कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी आ जाएगी, जैसे मैथ्स में आती है या अकाउंट्स में जैसे आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी पड़ती है तो उसमें सब कुछ टोटल करना पड़ता है। ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का क्या मतलब वो समझना। आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, आपको एक सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा और उस सिचुएशन में आपको आंसर करना है कि क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक माइनर, आप में से कौन कौन माइनर है? कोई भी माइनर नहीं, आप माइनर हो, आपका नाम क्या है? मैं भूल जाता हूं। रोहित। रोहित ने मान, रोहित शर्मा, रोहित मान लो इन्होंने कोई माइनर है, इन्होंने मान लो मुझसे कोई लोन लिया, से फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का लोन लिया। क्यों लिया? क्योंकि इनको आगे पढ़ाई करनी है, तो मैंने इनको 5 लाख रुपए का लोन दे दिया। इनके पास पैसे नहीं थे, इनको पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए, तो मैंने लोन दे दिया। अब 200 ये एक सिचुएशन बताई मैंने आपको,
इनके पास असेट पड़ी हुई है 10 लाख रुपए की। आपसे पूछा जा रहा है कि माइनर को जो मैंने 5 लाख रुपए एजुकेशन लोन के रूप में दिए हैं, क्या मैं इनसे या इनके असेट से रिकवर कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन है। तो आप पहले प्रोविजन क्या लिखोगे, माइनर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज void ab initio, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। फिर आएगा सेक्शन 68, as per section 68 if any necessities are provided to minor in the situation when minor is in the need of the necessity, मतलब minor को necessity की जरूरत थी and it does not have that necessity, then the person who is providing those necessities can recover from the assets of a minor although minor is not personally liable। minor personally liable नहीं होगा लेकिन minor के assets से recover हो सकता है। ये प्रोविजन हो गए। आपने ये भी बता दिया कि माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट void ab initio होते हैं, माइनर इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी बता दिया कि माइनर को नेसेसरी चाहिए, आपने माइनर को नेसेसरी प्रोवाइड करी तो आप माइनर के सेट से रिकवर कर सकते हो, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर में, प्रोविजंस। जो भी प्रोविजंस उस केस स्टडी में एप्लीकेबल है आपको वो मेंशन करना है। दूसरा आएगा फैक्ट्स, फिर आप बताओगे इन द गिवन केस, फैक्ट्स के अंदर क्या बताओगे, इन द गिवन केस sir has provided 5 lakh rupees of loan to Rohit for his education purposes, Rohit has assets of rupees 10 lakh, ठीक है, ये आपने फैक्ट्स में बता दिया। फिर कंक्लूजन में क्या बताओगे आप, from the basis of provision and facts as mentioned above we can clearly conclude that sir can recover 5 lakh rupees from the assets of rupees 10 lakh of Mr. Rohit, but Mr. Rohit is not personally liable। क्लियर है, ये इसका कंक्लूजन होगा। तो आंसर क्या आएगा, यस 5 लाख कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द असेट्स ऑफ मिस्टर रोहित। क्लियर, ये इस तरीके से आंसर करना होता है। 3 पॉइंट होते हैं, ये एक फॉर्मेट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर करने का, पीएफसी। पी का मतलब प्रोविजन, एफ का मतलब फैक्ट्स, सी का मतलब कंक्लूजन। प्रोविजंस के अंदर आपको एप्लीकेबल प्रोविजंस लिखने हैं, जैसे ये वाली केस स्टडी में 2 एप्लीकेबल प्रोविजन थे। पहला माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट void ab initio होता है, दूसरा अगर माइनर को नेसेसरी सप्लाई की गई उस वक्त जब माइनर को नेसेसरीज की जरूरत थी और उसके पास पहले से नहीं है, तो माइनर के सेट से रिकवरी की जा सकती है ऑल्दो माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। ये 2 प्रोविजन लग गए। फिर फैक्ट बता दिया अपने कि इस केस स्टडी में क्या हुआ, ऐसे ऐसे सर ने ऐसे ऐसे पैसे दिए, किस लिए दिए वो बता दिया, इसके पास एसेट है या नहीं ये बता दिया, सब बातें आपने मेंशन कर दी फैक्ट में। फिर कंक्लूजन में क्या बताओगे, फैक्ट और प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए अपन ये बात क्लियरली बोल सकते हैं कि रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। जो केस स्टडी मैंने अभी आपको समझाई उसके हिसाब से रोहित की एसेट क्योंकि 10 लाख रुपए की है और मेरी लोन की अमाउंट 5 लाख रुपए की है, दी किस लिए दी गई है, नेसेसरी के लिए दी गई थी, तो इनकी एसेट से रिकवर की जा सकती है, लेकिन मैं इनको पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकता। क्लियर है, ये अपन ने डिस्कस किया था ना माइनर वाला पॉइंट, याद है, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज वाला पॉइंट, 5वां पॉइंट था, याद आ गया। तो उसमें था ना कि माइनर को अगर नेसेसरी की जरूरत है और उस वक्त आपने उसे नेसेसरी प्रोवाइड की जब उसके पास है नहीं, तो आप उसके एसेट से रिकवर कर सकते हो, लेकिन माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। क्लियर, याद है, पढ़ा था अपन ने, तो ये वाली केस स्टडी लगेगी इसमें। क्लियर है, तो आप इस तरीके से आंसर करके आओ। थियोरेटिकल क्वेश्चंस का कोई प्रॉपर वे नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस में तो आपकी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी ना, वो जितनी बुक के पास लैंग्वेज डाल सकते हो आप उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी आप लोग एक बार एक टेस्ट दो, उस टेस्ट की जब मैं कॉपीज चेक करूंगा ना, उस कॉपीज में आपको बताऊंगा कि आपको कहां कहां क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्लियर, टेस्ट होगा कल। कल आप लोग थोड़ा सा जल्दी आ सकते हो क्या, 15 मिनट में 8:45 तक आ सकते हो? कोई बाहर से आता है जिसकी बस लेट आती हो, तो अब कितने बजे बस पहुंचती है आपके? 9 बजे के पास पहले पहुंच जाते हैं, तो आप जितनी जल्दी आ सकते उतनी जल्दी आ जाना। टेस्ट का टाइम होगा 45 मिनट्स, ठीक है ना, वो टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। उसमें मैं बता देता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ना वो कंपलसरी है, करना ही है। उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस, और सब कितने के होंगे, 5 मार्क्स ईच। इसमें से आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 4, कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो 10 नंबर का तो ये अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, और इस 25 नंबर के पेपर में से 20 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है, कोई भी 4। ऐसे करके अगर आप देखो तो 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चंस हो गए आपके। इसमें 2 पार्ट, 1, 2 और ये 4 क्वेश्चंस।
5 दूंगा मैं क्वेश्चंस तो, लेकिन आपको 4 ही करने हैं, पांचों मत करना, वरना जो आपका सबसे अच्छा आंसर होगा ना वो काट दूंगा। ये आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आप कोई भी चार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और एक चीज और याद रखना, एक तो अपना नाम प्रॉपर्ली मेंशन करना, ऊपर पेज नंबर प्रॉपर्ली मेंशन करना, ताकि चेक करते हो दिक्कत नहीं है। और दूसरा, आप जब कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर नंबर ढंग से लगाना। और जब कोई क्वेश्चन पार्ट ही होता है, जिसमें इसमें 2 पार्ट है, तो आप दोनों पार्ट को आसपास ही अटेम्प्ट करोगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है वो तो पहले पेज पर है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी चौथे पेज पर है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक बार नहीं आ रहा है तो झंझट छोड़ दो चाहिए, लेकिन ऐसे आगे पीछे अटेम्प्ट नहीं करना। एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको एक ही साथ अटेम्प्ट करने हैं, कल किसी भी नंबर में सकते हो आप। जैसे पहले आपने चौथे क्वेश्चन का आंसर कर लिया, फिर दूसरे का कर लिया, फिर पांचवे का कर लिया, फिर तीसरे का कर लिया, फिर आप पहले का कर रहे हो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन पार्ट आंसर से करेगा किसी क्वेश्चन के, तो वो साथ में होने चाहिए। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पहले का ए करो फिर पहले का बी करो ना, पहले का बी पहले कर सकते हो, पहले का ए बाद में कर सकते हो, लेकिन वो पहले का ए बी पास पास होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये सब इसके इंस्ट्रक्शंस क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, तो चलो कल आप लोगों का टेस्ट है। ठीक है, मैं पेपर्स कल ले आऊंगा, अपने पेपर स्टार्ट कर देंगे। ट्राई टू रीच बाय 8:45। अगर कल किसी कारण टेस्ट नहीं हो पाता है तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर टेस्ट आपका बाद में होगा, कब होगा मैं बता दूंगा। क्लियर? हो सकता है कुछ काम हो सकता है मुझे, तो मैं कल नहीं भी आ पाऊँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट आप लोगों को प्रिपेयर करना है। क्लियर है ना? प्रिपेयर कर लोगे ना, अभी टेस्ट नहीं भी हुआ तो आपको कम से कम तैयारी तो हो जाएगी ना 3 मिनट की, फिर आपको आगे भी दिक्कत कम आएगी। क्लियर है? चलो Yes. मिलते हैं, बाय बाय।